परीक्षाएं लगातार विफल हो रही थी, बार बार सवाल या निशान उठ रहे थे आए दिन, क्योंकि कोई सफल हो ही नहीं पा रहा था। और उसका सारा श्रेय पुराने चेयरमैन और आरएसएसबी की जो टीम्स और करंट आरएसएसबी की जो टीम है वो सबको जाता है, और 90% श्रेय जाता है सरकार को, जिला प्रशासन को। सर, पेपर लीक जैसी समस्याएं थी, माफिया पनपा हुआ था, तमाम चीज़ों के बावजूद, क्योंकि इतनी परीक्षाएं सफलतापूर्वक आयोजन कराना आपके लिए बड़ा चैलेंज था, तो सरकार का सपोर्ट पूरा रहा इस पर, क्योंकि सरकार के लिए बड़ा चैलेंज था। मेरा जो मुख्य काम था वो था इन्वेस्टिगेशन करना, और जो कंप्लेंट्स हमको मिली हुई थी बहुत सारे बच्चों से, डमी कैंडिडेट्स की, फर्जी पीएच डिग्रीज की, फर्जी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट की। अमिताभ को कहे कि हाथ नीचे कर ले, और अच्छा। और सनी देओल कहा कि अपने 2.5 किलो का हाथ है तो दुख जाएगा। नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं टीके टाइम्स का पॉडकास्ट। आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष मेजर आलोक राज जी। आलोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आर्मी से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष का जो सफर है काफी डिफरेंस है, क्योंकि वहाँ बिल्कुल सख्त नियम कायदे और सेना के जो रूल्स होते हैं, वो मैं भी एक एनसीसी कैडेट राउंड से सर्टिफिकेट होल्डर, तो और मैंने आर्मी अटैचमेंट कैंप भी किया है, तो आपकी वहाँ की लाइफ काफी टिपिकल होती है। और ये कर्मचारी चयन बोर्ड का जो अध्यक्ष पद है, यहाँ पब्लिक डीलिंग का काम है, तो कितना डिफरेंस लगा आपको सर इसमें? नमस्कार, जय हिंद, और मुझे यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा आपने पहला सवाल पूछा कि क्या डिफरेंस है कर्मचारी चयन बोर्ड और आर्मी की लाइफ में, तो काफ़ी डिफरेंस है। मगर मैं समझता हूँ कि कोई भी संस्था होती है, कोई भी इंस्टीट्यूशन होता है, उसके कुछ बुनियादी उसूल होते हैं, और मैं समझता हूँ लगभग सभी संस्थाएं जो कि सरकारी होती हैं, जो राज्य हित में काम करती है, उनके बुनियादी उसूल एक से होते हैं। तो जो बेसिक हमारे फाउंडेशन जो उसूल हैं, जैसे कि सिंसियरिटी, हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, इंटेग्रिटी, ये सारे के सारे कॉमन हैं जो कि आर्मी में होते हैं। लेकिन ये आर्मी वाले जो ट्रूप्स होते हैं काफ़ी वेल ट्रेंड होते हैं, उनका एक स्पेसिफिक जॉब होता है जो वो करते हैं, तो उस हिसाब से वो काफ़ी अलग है। और यहाँ पर पब्लिक डीलिंग, यहाँ पर सारा काम मिशन मोड में होता है। हालांकि आर्मी में भी सारे काम मिशन मोड में होते हैं, मगर यहाँ पर हर हफ्ते 10 दिन में 15 दिन में एक बार एग्जाम कराना पड़ता है, तो वो काफ़ी त्वरित गति से होता है, तो उस हिसाब से काफ़ी अलग है। आलोक राज जी, जिस तरह से, क्योंकि आपके सामने टारगेट बड़ा था और जिस समय आपको जिम्मेदारी दी गई, परीक्षाएं लगातार विफल हो रही थी, बार बार सवाल या निशान उठ रहे थे आए दिन, क्योंकि कोई सफल हो ही नहीं पा रहा था। और आपने जब कार्यभार संभाला, उसके बाद से कितनी ऐसी एग्जाम है जिसमें आप अपॉइंटमेंट तक पहुंचे, लोगों को रोजगार देने तक पहुंचे, क्योंकि हर भर्ती पर सवाल या निशान उठते थे। तो देखिए, हमने पिछले 2 साल के अंदर मैंने जनवरी 2024 से एग्ज़ाम कराना शुरू किए थे, और अभी लास्ट एग्ज़ाम हमने कराया था 2026 जनवरी के अंदर, रीड लेवल परीक्षा के थे, L1 L2 के। तो लगभग हमने 146 एग्ज़ाम करा चुके हैं, यदि हम शिफ्टों को भी काउंट करते हैं तो। और इसमें लगभग 1,28,000 कैंडिडेट्स की भर्ती के एग्ज़ाम हमने किए हैं। और इसको यदि कंपेयर करें 2014 से 2023 का जो एक टाइम पीरियड है, तो उसमें इससे कम एग्ज़ाम कराए गए थे, और जो टोटल भर्ती थी वो लगभग 1,38,000 की थी। तो 10 साल में काम किया गया, उसका हम कंपैरिजन करें 2 साल से, तो ये काफ़ी अच्छी उपलब्धि रही कर्मचारी चयन बोर्ड की। और इसका मैं सारा श्रेय हमारे जो पुराने चेयरमैन थे, पुरानी टीम्स थी, जो उन्होंने SOPs बनाई थी, ड्रिल्स बनाए थे, जो तरतीब बनाई थी, हमने थोड़ा बहुत उसमें इम्प्रूव किया, और उसका सारा श्रेय पुराने चेयरमैन और RSSB की जो टीम्स और करंट RSSB की जो टीम है वो सबको जाता है। और 90% श्रेय जाता है सरकार को, जिला प्रशासन को, क्योंकि बिना जिला प्रशासन जहाँ पर हम एग्ज़ाम कराते हैं, उनकी मुस्तैदी के बिना हम कुछ कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। और एक और जो असली हकदार हैं इसके, वो हैं हमारे बेरोजगार युवक युवतियाँ, जिन्होंने बहुत ही धैर्य से परीक्षाएँ की, बहुत अनुशासन से परीक्षाएँ की। और मुझे बहुत खुशी है बताने के अंदर कि जनवरी 2024 से जनवरी 2026 तक हमको ना के बराबर ऐसे प्रकरण थे जहाँ पर हमको कुछ एक्शन लेना पड़ा। अदरवाइज कैंडिडेट्स बहुत ही ड्रेस कोड फॉलो करना, परीक्षा के टाइमिंग्स को फॉलो करना, जो हमारे नियम बने हुए हैं उनको फॉलो करना, और डिसिप्लिन से एग्ज़ाम देना, और उसके बाद धैर्य से एग्ज़ाम के रिजल्ट का वेट करना। तो मुझे लगता है कि ये सब उसका एक बहुत बड़ा श्रेय हमारे युवा युवतियों को जाता है।
सर पेपर लीक जैसी समस्याएं थी, माफिया पनपा हुआ था, तमाम चीज़ों के बावजूद, क्योंकि इतनी परीक्षाएं सफलतापूर्वक आयोजन करना आपके लिए बड़ा चैलेंज था, तो सरकार का सपोर्ट पूरा रहा इस पर, क्योंकि सरकार के लिए बड़ा चैलेंज था। नहीं नहीं बिल्कुल, एक्चुअली इसको बोलूँगा पूरा टीम एग्ज़ाम, टीम सरकारी एग्ज़ाम ऐसे बोल सकते हैं आप। इस टीम में सभी लोग शामिल हैं। इसमें एसओजी ने बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाया, राजस्थान पुलिस के एसओजी, उसने बहुत ही बेहतरीन रोल निभाया। और जब मैंने आते ही, जब मैं अगस्त 2023 में ज्वाइन किया था मैंने, उसके बाद से शुरू के 6 महीने 7 महीने मेरा जो मुख्य काम था वो था इन्वेस्टिगेशन करना। और जो कंप्लेंट्स हमको मिली हुई थी बहुत सारे बच्चों से, डमी कैंडिडेट्स की, फर्जी पीएच डिग्रीज की, फर्जी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट की, तो शुरू के 6-7 महीने मैंने बहुत जोर से काम किया इन्वेस्टिगेशन के ऊपर, और उन पूरे इन्वेस्टिगेशंस को सही मुकाम पर पहुंचाया एसओजी ने। और उसकी वजह से एक माहौल तैयार हो गया और बच्चों को ये बिल्कुल पता लग गया कि अभी दाल नहीं गलेगी दलालों की और फर्जी लोगों की। और शायद यही कारण था कि उसके बाद से, और फिर हमने बहुत सारे नए नए नवाचार किए। हमने उसके बाद में हैंड राइटिंग सैंपल डालना शुरू किया, बच्चों की लाइव फोटोग्राफ लेना शुरू किया, डीवी के टाइम पर पूरी बायोमेट्रिक्स की। और फिर जनवरी 2025 से तो हमने पूरे एग्जाम्स के अंदर हर बच्चे की बायोमेट्रिक्स फेस स्कैन कंपलसरी कर दी, आधार से लिंक कर दिया। तो बहुत सारे स्टेप्स हमने लिए, जिसके और उसके बाद सीसीटीवी लगाना कक्षों के अंदर। अभी 18 अप्रैल को परीक्षा हो रही है सुपरवाइजर एग्रीकल्चर की, हर परीक्षा केंद्र में हर कक्ष के अंदर सीसीटीवी लगा होगा। तो हमारा पूरा प्रयास है कि परीक्षाएं बिल्कुल स्वच्छतापूर्ण हो, साफ सुथरी हो, ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और बच्चों को भरोसा रहे कि जो एग्जाम दे रहे हैं, यदि वो बच्चे, सबसे बड़ी बात आपने कही, रिजर्व रहेगा, भरोसा वाली। भरोसा। आपने उन बेरोजगार युवाओं का भरोसा जीतने की कोशिश की, प्रयास किया, और उसमें आप काफी हद तक सफल रहे। जो भरोसा युवाओं का टूट चुका था, उन्हें लगता था वो एग्जाम देंगे, रिजल्ट क्या आएगा पता नहीं, क्योंकि पेपर लीक और माफिया जिस तरह सक्रिय था। तो आपने युवाओं का जो भरोसा जीता, उसमें कहीं ना कहीं आपकी पूरी टीम की रही होगी। आपने इसके लिए कुछ अध्ययन भी किया गया, क्योंकि देखिए जिस काम तो पहले भी हो रहा था, भर्तियां तो पहले भी हो रही थी, लेकिन वो सफल नहीं हो पा रही थी। तो कुछ अध्ययन किया होगा आपने खासतौर पर, क्योंकि आप आर्मी से आए थे, तो लगता कुछ परिवर्तन कर। ये कहना भी उचित नहीं होगा कि पुरानी जो भर्तियां थी सफल हुई थी। बहुत सारी भर्तियां अच्छे से कराई गई थी, पुराने हमारे जो चेयरमैन सबने पूरा प्रयास किया था, मगर उस समय माफी ज़्यादा मुस्तैद था, ज़्यादा तेज था, तो वो कहीं मात खा गए कई जगह पर। और मैंने आने के बाद में कई सारे, मैंने जो जैसे हमारा आरपीएससी है, आरपीएससी के जैसे कई सारे स्टेट कमीशन हैं, बोर्ड हैं, एसएससी है, यूपीएससी, एनटीए, या सब में मैंने विजिट किया, मैंने इंटरेक्शन किया, और काफ़ी कुछ उनकी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होती है, जिससे कि वो कई सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, उनको देखा, उनको अध्ययन किया उनका, और फिर प्रयास किया कि उस सबको हम लागू करें। और मैं हमारे जो पूरे जो टीम आरएसएस है, उसको मैं इसका बहुत श्रेय देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने एक अध्ययन करके आइडिया लाना बहुत आसान बात है, लेकिन उस आइडिया को ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट करना वो बहुत कठिन काम है। चले, और उसमें हमारे कर्मचारी चयन बोर्ड के जो सभी साथी हैं उन्होंने काम किया, और जो जिलों के अंदर जो सारे प्रशासन होते हैं उन्होंने बहुत हमको सपोर्ट किया, तो हम बहुत सारे नवाचार को हम लागू कर सके। विभागों ने बहुत हमको हेल्प किया, तो कुल मिलाकर इट वॉज अ टीम एफर्ट जिसमें हम सब सफल हुए। आलोक राज जी, एक आपने परिवर्तन किया था कि जो परीक्षा फॉर्म भरेगा और वो एग्जाम नहीं देता है, उससे पेनल्टी वसूल करेंगे, ये आइडिया कैसा रहा? ये एक्चुअली क्या हो रहा था कि हम कई बार जब परीक्षा करा रहे थे, और आरपीएससी भी करा रहा था जी, तो कई से परीक्षा केंद्र होते थे कि वहाँ पर 2 वीक्षक होते कमरे के अंदर और 1 स्टूडेंट, और कई जगह पे 1 स्टूडेंट भी नहीं, 1 अभ्यर्थी भी नहीं। यानी कि जो अटेंडेंस होती थी कई परीक्षाओं की 20%, 30%, 40%, 50% से भी कम, कई बार तो ये 10%, 15% ही थी। इसका मतलब ये है कि बच्चा चूंकि फ्री में फॉर्म भर पा रहा है जी, तो फॉर्म तो भर दे रहा है, लेकिन वो अध्ययन नहीं कर रहा है, प्रयास नहीं कर रहा है, परीक्षा में उपस्थित नहीं हो रहा है। अब चूंकि फॉर्म भर जाते हैं तो पूरी तैयारी करनी पड़ती है, उसके अनुसार जितनी संख्या में फॉर्म भरा है सबके लिए पूरी तैयारी करनी पड़ती है, सेंटर बुक करने पड़ते हैं, वीक्षक और स्टाफ बांटना पड़ता है जी। तो अभी आप देखें, हम स्कूलों की पढ़ाई बंद करके, कॉलेज की पढ़ाई बंद करके वहाँ पर एग्ज़ाम कराने की तैयारी कर रहे हैं, और वहाँ पर वो सेंटर खाली पड़े। तो हमको लगा कि एक हम जो कार्रवाई कर रहे हैं उससे काफ़ी लॉस हो रहा है, हमारे बच्चों की पढ़ाई का खर्चा भी बहुत बढ़ रहा है, और जो शिक्षक हैं क्योंकि पढ़ाने चाहिए वो बेवजह वहाँ पर खड़े हुए हैं, जबकि बच्चा एग्जाम देने वाले बहुत कम हैं। तो फिर हमने ये सोचा कि हम ऐसा कोई तरीका निकालें कि हम, कई बार लोगों ने बोला कि आप जो बच्चे एब्सेंट रहते हैं आप
उसे जुर्माना लो और ये करो, कई तरह के। उससे क्या प्रभाव पड़ा? बच्चों की संख्या कम हुई या लोग एग्जाम देने ज्यादा आने लगे? तो फिर हमने बस एक ही तरीका निकाला कि जो बच्चे एब्सेंट होते हैं, लगातार 2 बार एब्सेंट हो जाते हैं एक ही साल के, एक ही वित्त वर्ष में, तो उनको 750 रुपीज़ का पेनल्टी भरनी पड़ेगी। और यदि वो 4 परीक्षाओं में एब्सेंट हो जाते हैं उसी साल के अंदर, तो 1500 हो जाएगी पेनल्टी। तो इससे काफ़ी फ़र्क पड़ा और बच्चों को हमने काफ़ी, मीडिया ने बहुत हमारा हेल्प किया। हमने बच्चों को बहुत ही चेताया कि आप जो कर रहे हैं बहुत सोच समझ के फॉर्म भरें, जब आपको लगे कि आप जब एग्ज़ाम अटेम्प्ट करेंगे तभी आप फॉर्म भरें। और इन सबका मिला जुला प्रभाव ये रहा कि बच्चों ने बहुत जिम्मेवारी निभाते हुए फॉर्म भरना बंद किया, कम से कम फॉर्म भरने जो गंभीर होते हैं वही गंभीर होते हैं। और दूसरी बात, फिर हमने बच्चों को फॉर्म विड्रॉ करने का भी ऑप्शन दिया। जैसे अभी जो परीक्षा हम करा रहे हैं 9 और 10 मई को जी, ये लैब असिस्टेंट की परीक्षा है, जिसमें लगभग 15,000 बच्चों ने अपने फॉर्म्स विड्रॉ कर लिए। ये बहुत बड़ी संख्या है। 15,000 फॉर्म विड्रॉ करने का मतलब होता है लगभग 200 स्कूल के आसपास का जो हम इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर हमको इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। यानी 200 स्कूल के अंदर पढ़ाई जारी रह सकती है, और जो खर्चा होगा वो बच जाएगा। और खर्चा होगा वो बचेगा। तो मैं आपके माध्यम से उन बच्चों को बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा जिन्होंने जिम्मेवारी निभाते हुए अपना फॉर्म विड्रॉ किए। और अभी मैं देख रहा हूँ कि हमारी जो अटेंडेंस है परीक्षाओं के अंदर 80%, 90%, 95% जा रही है, जो कि बहुत ही बड़ा अच्छा सूचक है। सोशल मीडिया पर भी आप बड़े एक्टिव रहते हैं, क्योंकि देखो सरकारी एग्जाम्स में जो होता है मोस्टली क्या होता है कि लोग बाग सोचते हैं कि फॉर्म भर दिया, वैकेंसी निकाल दी, जब रिजल्ट आएगा उसके बाद बात करेंगे। कोई भी उनको सही जवाब देने वाला होता नहीं था। आपने पहली मर्तबा ऐसे कि चेयरमैन जैसी पोस्ट पर बैठकर आपने, मैंने सुना एक्स पे देखा भी है, सुना भी है, और कई आपके कमेंट्स भी बहुत चर्चित रहे, और आप हर का जवाब देते हैं। तो ये मतलब एक्टिवनेस, पहले से आप सोशल मीडिया पे एक्टिव थे या चेयरमैन बनने के बाद ज़्यादा एक्टिव हुए? नहीं, मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं था। जब मैंने एक बार ट्विटर अकाउंट खोल दिया था, जब मैं एनजीओ में काम करता था, कुछ प्रयास कर रहा था पेड़ पौधे लगाने के, तो मेरे 4 ही फॉलोअर थे, मेरी वाइफ, मेरे 2 बच्चे और एक जना और कोई, बाकी कोई फॉलोअर नहीं था। अब तो जाके 4,38,000 फॉलोअर हो गए। कि इसका सुझाव मुझे कई बच्चों ने दिया था, जो बच्चे होते थे, बोलते साहब आप ट्विटर ज्वाइन करके आप वहाँ पर अपना अकाउंट खोलें और फिर आप बताएं। तो फिर मैंने 20 दिसंबर 2023 को शायद अकाउंट खोला था, और फिर धीरे धीरे करके काफ़ी सारे बच्चे जुड़ गए और मैं काफ़ी एक्टिव रहा। पिछले 2 महीने से मैं थोड़ा सा इसको जरा एक विराम दिया है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा ट्विटर पर एक्टिव रह रहा था और बहुत ज़्यादा बच्चों की आकांक्षाएं बढ़ रही थी, और हर बच्चे का जवाब देना संभव नहीं हो पाता था, फीडबैक पढ़ना संभव नहीं हो पाता था, मेरी हेल्थ पर भी असर पड़ रहा था। तो फिर मुझे बहुत लोगों ने सजेस्ट भी किया कि यदि आप अपना दिल निकाल के भी रख दोगे ना बाहर, तो बच्चे बोलेंगे ये तो एआई से बना हुआ दिल है, ये सही दिल नहीं है, नकली दिल है। और लेकिन आपके इससे एक्स पर पोस्ट करने से काफ़ी लोगों को मोटिवेशन भी मिला, और जो बहुत लोग जो कई कंफ्यूज होते थे ना, उनको एक मार्गदर्शन भी मिला। आपका एक था कि जो 6-7 परीक्षाओं में फेल हो गया, और फिर वो 3 परीक्षाओं में एक बार सेलेक्ट हुआ, तो वो क्या मामला था सर? हाँ, तो ये एक्चुअली मैं बताना चाह रहा था बच्चों को कि आमतौर पर बहुत से बच्चे होते हैं, वो अटेम्प्ट करके 2 अटेम्प्ट 3 बार अटेम्प्ट करते हैं, हार जाते हैं, हार मान लेते हैं। तो मैं बताना चाह रहा था कि ऐसे दुनिया में बहुत से लोग हैं जो कि 10-10 बार अटेम्प्ट करने के बाद में फिर सेलेक्ट हुए और सफल हुए और टॉप भी किया है। तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं जो इंस्पायरिंग पर्सनैलिटीज़ हैं, जो प्रेरणादायक हैं। तो मैं कोशिश करता था कि ऐसे स्टोरीज को शेयर करूं बच्चों से। अमिताभ बच्चन और सनी देओल वाला भी बड़ा फेमस रहा आपका। तो बस वो सब मैं प्रयास करता था कि मैं बच्चों के लेवल पर जाकर बच्चों जैसी बातें करूं, और बच्चों से मैं सर उम्मीद नहीं की जा सकती कि इस पोस्ट पर बैठकर कोई इतना चेयरमैन, मतलब वो इस तरह के हल करेगा, क्योंकि बहुत बड़ी बात थी अपने आप में। तो ये अमिताभ और मैं सनी देओल वाला चाहूंगा कि आप दर्शकों को बताइए क्या मामला था। मैं भूल गया उसके वो ये था कि सोशल मीडिया पर आपने लिखा अमिताभ सर को कहें कि हाथ नीचे करें। किसी ने अमिताभ की फोटो टेक करके कहा, आपसे कुछ सवाल किया होगा, अच्छा। उसने कहा कि तो आपने उस पर लिखा कि अमिताभ को कहे कि हाथ नीचे कर ले, और अच्छा। और सनी देओल कहा कि अपने 2.5 किलो का हाथ है तो दुख जाएगा। तो ये मतलब जो आपके 2 कमेंट्स बहुत चर्चित रहे, और उसमें बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए। मैं इसका बिल्कुल याद नहीं आ रहा मेरे को, लेकिन मैं कोशिश करता था कि बच्चों को मैं ऐसे इंटरेस्टिंग कमेंट्स दूं और बच्चे मुझसे जुड़े रहें। और एक्चुअली मैं बताना चाहूँगा एक बात आपको, और मेरा असली मकसद ये नहीं था जो मैं कर रहा था कि लोगों को इन्फॉर्मेशन दूं। मेरा असली मकसद दूसरा था जी। मेरा असली मकसद ये था कि हमारे समाज के अंदर अभी जो हमारी वैल्यूज है, कैरेक्टर वैल्यूज, वो काफ़ी कम हो चुकी है, लोग बहुत नीचे जा चुकी है। जैसे ईमानदारी से काम करना, सिंसियरली काम करना,
इंटेग्रिटी रखना, देशभक्ति की भावना होना, बड़ों का सम्मान करना, सही रास्ते पर चलना, तो मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी नीचे जा चुका है। और ऑल ओवर, नॉट इन राजस्थान, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड भी बोल सकते हैं। तो मैं चाह रहा था कि मैं प्रयास कर रहा था कि मैं अपने कुछ ऐसे प्रेरणादायक पोस्ट शेयर करूं बच्चों से, ताकि बच्चों को अच्छा काम करने की प्रेरणा मिले, बच्चे गलत रास्ते पर ना चलें। ऐसे मैंने कोशिश की और मेरा था कि चाहे 4 लाख में से 40 बच्चे भी मेरे इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं और अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, तो वो भी बहुत बड़ा उपलब्धि होगी और मुझे बहुत खुशी मिलेगी कि मैंने उन बच्चों की लाइफ को चेंज किया। आलोक जी, एक बड़ा सवाल है, आपकी अपॉइंटमेंट तो गहलोत सरकार के समय हुआ था, मौजूदा बचनलाल सरकार है, क्या आपकी वर्किंग स्टाइल में कोई फर्क पड़ा? सरकार का कोई हस्तक्षेप या कोई डिफरेंस रहा? क्योंकि लोगों का आरोप भी लगता है कि साहब कांग्रेस सरकार में नियुक्ति हुई थी तो शायद काम नहीं करने दिया जाता, कई बार इस तरह की बात आती है, लेकिन आपने जिस बेहतरीन ढंग से काम किया, शायद मुझे लगता है सरकार भी अप्रिशिएट कर रही होगी। तो एक्चुअली बातों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि क्या आउटपुट है। आउटपुट तो शानदार रहा। आउटपुट जो है वो बिल्कुल खुद बोलता है कि भाई हमारे से कोई भी, हमारे पर कोई दबाव, एक बार भी दबाव नहीं हुआ मेरे पास। मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ, बहुत लकी हूँ, मैं बहुत किस्मत वाला हूँ कि मेरे ऊपर, मैं आर्मी वाला हूँ, तो ना मैं कांग्रेस वाला हूँ ना बीजेपी वाला हूँ जी। बहुत तो मुझे शुरू से ही कांग्रेस सरकार का जो मैंने बेरोजगार यूनियन ने भी आपकी तारीफ की थी कि बहुत बड़ी आत्मकमान 6 महीने जो मैंने काम किया कांग्रेस सरकार के टाइम पर, तो पूरा मेरे को कोऑपरेशन और पूरा सपोर्ट मिला कांग्रेस सरकार से। और उसके बाद जब बीजेपी सरकार बनी तो उनका भी पूरा सपोर्ट और कोऑपरेशन मिला। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, मेरे ऊपर कभी भी किसी भी प्रकार का कोई दबाव, किसी नेता का, मंत्री का, किसी का भी, सीएमओ का, डीओपी का, किसी का भी नहीं रहा। और हमेशा सारे जो पॉलिटिशियंस भी हैं बहुत ही रिस्पेक्ट से और बहुत ही सपोर्टिव वे में हमसे पेश आते हैं। और कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप ये काम ऐसे कर दीजिए, उसको वैसे करिए, कभी भी नहीं होता। मेजर साहब, तो बिल्कुल नो इंटरफेरेंस। मेजर साहब, क्योंकि आर्मी में बहुत हार्ड अनुशासन होता है, आपने जो चेयरमैनशिप संभाली यहाँ की, तो यहाँ पे तो क्या सबको आदत होती है लेजीनेस वाली, तो ये तो सुधार हो गया होगा आपके आने के बाद में? अनुशासन तो एक्चुअली मुझे भी ऐसा ख्याल था कि सरकारी तंत्र काम नहीं करता है, बहुत स्लो होता है। और लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा भी ख्याल काफ़ी बदल गया जब मैंने कर्मचारी चयन बोर्ड में यहाँ पर कदम रखा। तो देखो, कहीं पर भी आप कहीं भी चले जाएं, आर्मी में भी चले जाएं, एक बोलते हैं प्रिंसिपल होता है 80-20 प्रिंसिपल, जहाँ पर 80% काम 20% लोग करते हैं और बाकी 80% से 20% काम करते हैं। वो प्रिंसिपल यहाँ पर भी लागू है। और ठीक है, थोड़ा बहुत सुधारना पड़ता है, थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट करना पड़ता है, एक रोल मॉडल बनना पड़ता है, इनिशिएटिव लेना पड़ता है, आगे से लीड करना पड़ता है एज ए लीडर। तो मैंने वो प्रयास किया, मगर मैं बताना चाहूँगा कि मेरा जो ख्याल था काफ़ी बदल गया। सरकारी कर्मचारी जो होते हैं वो भी आम हमारे सेम फैमिली से आते हैं। जिस फैमिली से मैं हूँ, मैं गवर्नमेंट आर्मी में हूँ, मेरा दूसरा भाई डॉक्टर है, इंजीनियर है, सिविल सर्विस में हो सकता है, दूसरे कोई उसमें हो सकता है। तो एक ही परिवार के होते हैं, वैल्यूज ऑलमोस्ट एक से होती हैं। सिर्फ ये कि आर्मी और डिफेंस के अंदर ट्रेनिंग और जो एक पैशन होता है वो काफ़ी अलग होता है, और सिविल जो गवर्नमेंट होता है इसमें इतना ज़्यादा पैशन शायद नहीं होता होगा। तो मुझे बताते बहुत खुशी हुई है कि हमारे जो कर्मचारी चयन बोर्ड के जो टीम है, सरकारी लोग हैं, वो काफ़ी डेडिकेटेड तरीके से काम कर रहे हैं। शुरुआत में थोड़ा हो सकता है कि ऐसा लगा हो कि वो थोड़ा स्लगिश थे या स्लो थे, मगर फिर भी जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी उससे वो आगे चले गए। ऐसा नहीं होता तो हम इतना सारा एग्जाम नहीं करा सकते। अध्यक्ष कैसा भी हो, अध्यक्ष अकेला कुछ नहीं कर सकता है। अध्यक्ष ये तो पूरी टीम का एफर्ट होता है। तो हम जो कुछ करा पाए उसका पूरा की पूरा जो श्रेय है वो सरकारी कर्मचारियों को जाता है, जो कि हमारे बोर्ड में थे और जो बाकी जिला प्रशासन में थे जहाँ पर परीक्षाएं कराई जाती हैं। तो आई थिंक लीडरशिप का फर्क पड़ता है, बट ओवरऑल हम सब चाहें, हमारा इंटेंशन अच्छा हो तो हम काम करा सकते हैं। सर, यूथ को क्या संदेश देना चाहेंगे? बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं, उनको भी लगता है कि फर्जीवाड़ा बहुत होता है, बहुत सारे दलाल मार्केट में घूम रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहोगे कि ईमानदारी से तैयारी की जाए तो सफलता संभव है? तो उनको 2-3 मैं सुझाव या सजेशन देना चाहूँगा कि एक तो जो सोशल मीडिया होता है उसके ऊपर आप पूरी तरह डिपेंडेंट ना रहें। उस पर बहुत ज़्यादा भ्रामक प्रसार लोग करते रहते हैं। यदि आप वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर आप सिर्फ जो ऑथेंटिक लोग हैं, जिनको आप समझते हैं कि उनका जो चैनल है या उनका जो हैंडल है वो सही है, उस पर ही विश्वास करें। दूसरा, आप जो ये दलाल होते हैं, जो तरह तरह के लोग होते हैं जो आपको भ्रामक तरीके से आपको बहलाते हैं, फुसलाते हैं, उनका एक ही मकसद है आपसे पैसे निकालना, और कैसे ना कैसे पैसे निकालना, उससे बचना है आपको। खुद पर भरोसा रखना है और कभी हार नहीं माननी है। आमतौर पर मैंने देखा है कि बच्चे बहुत जल्दी हार मान जाते हैं, तो आपको सीखना चाहिए। आपको मैं एग्जांपल देना चाहूँगा। एक
रॉजर फेडरर का, जो कि बहुत ही बड़ा एक टेनिस स्टार है, उसने कई सारे दशकों तक उसने ग्रैंड स्लैम जीते हुए हैं, उसका जो सक्सेस रेट था 52% था। यानी कि जो वो 100 बॉल खेलेगा उसमें से 52 बॉल्स पर ही वो पॉइंट बनाएगा, उसका ये सक्सेस रेट है 52। और फिर भी वो ग्रैंड स्लैम जीतता रहा और 10 साल तक उसने राज किया टेनिस जगत के ऊपर। तो आप समझ लें कि यदि आपके 60% नंबर आ रहे हैं किसी परीक्षा में, तो आप अपना दिल नहीं छोड़ें। आप असफल जब घोषित होगे, जब आप अटेम्प्ट करना बंद कर दोगे। यदि आप अटेम्प्ट करते रहोगे, यदि आप प्रयास करते रहोगे, तो आप असफल नहीं हो, आप अभी ट्राई कर रहे हो और अटेम्प्ट कर रहे हो। तो आप सबके माध्यम से मेरा यही एक संदेश है कि आप कीप ऑन ट्राइंग, डू योर बेस्ट, टेक्निकली थोड़ा पढ़ाई करो और खुद का दिमाग इस्तेमाल करके पढ़ाई करो। सिर्फ रटना नहीं होना चाहिए, समझना चाहिए और लिखकर समझना चाहिए, और अपने मन के अंदर भी आपने क्वेश्चन आंसर करके आपने तैयारी करनी है। आमतौर पर हम एक पैराग्राफ को रटते हैं, कोई फैक्ट्स को रटते हैं, बजाय इसके आप अपने मन में क्वेश्चन बनाओ, एआई पे आंसर करो। सर मैं चाहूंगा, एआई पे बहुत डिपेंडेंट हो गए आजकल लोग, किताब पढ़ना नहीं चाहते, सब चीज का आंसर एआई से ढूंढ रहे हैं। वो एक एआई एक एड है, एआई एक टूल है जिसका इस्तेमाल करना चाहिए, जरूर करना चाहिए, मगर डिपेंडेंस एआई पर नहीं होनी चाहिए। डिपेंडेंस आपकी बुक्स पर होनी चाहिए। ऑथेंटिक बुक्स होती हैं जो राजस्थान कर्मचारी, जो अपने राजस्थान बोर्ड की हैं या एनसीईआरटी की हैं, या जो पीआईबी ब्यूरो के जो उनके सर्कुलर्स होते हैं उन पर है, आप उन पर भरोसा रखिए। आप पासबुक्स भी पढ़ो, इसमें कोई डाउट नहीं है, मगर आप उस पर डिपेंडेंट मत बनो, और खासतौर पर गूगल पर, विकीपीडिया पर डिपेंडेंट ना रहो। चलिए, ये थे हमारे साथ आलोक राज जी, जिन्होंने हमसे बातचीत की और बहुत सारे अच्छे सुझाव भी दिए। इन्होंने साफ कहा कि सब कुछ गूगल या एआई पर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। आप बुक्स पढ़िए, जो भी ऑथेंटिक चीज़ है, चाहे वो राजस्थान कर्मचारी बोर्ड की हो, चाहे आरपीएससी की हो, चाहे यूपीएससी द्वारा निर्धारित बुक्स हो, या सरकार की जो एनसीईआरटी की बुक्स है, उनको पढ़कर, और सबसे बड़ी बात है, दलालों पर भी निर्भर नहीं रहे। तो आपको लगता है कि हर परीक्षा में फर्जीवाड़ा होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो संस्थाएं एग्जाम ऑर्गेनाइज कराती है वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है, लेकिन समाज के हर वर्ग में कोई न कोई इस तरह के नासूर होते हैं जो इस तरह की गड़बड़ियां करते हैं। उनको सजा भी मिलती है, उनको कार्रवाई भी होती है, लेकिन फिर भी ईमानदारी से और कहीं न कहीं मेहनत करने से उसको सफलता जरूर मिलती है। तो आलोक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आप पीके टाइम्स में पधारे। तो ये थे आलोक राज जी जो पीके टाइम्स में आए, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद।